जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई वेलकम यू अगेन इन दिस डबल ए क्लास। जून 2015 रियल पास पेपर की आपके पास ये एमसीक्यूज है जून 2015 की। और देखिए ये आपके पास उस वक्त इंडिविजुअल सिंगल एमसीक्यूज आया करती थी, अब आपके पास केस ओटीक्यूज है। लेकिन केस ओटीक्यूज में भी आपके पास एमसीक्यूज ही है ना, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि एमसीक्यूज टेक्निक्स को किस तरीके से डील किया जाता है। तो मैं वन बाय वन जो है ना उसको रीड करके पहले टॉपिक एक्सप्लेन करके और फिर उसके बाद मैं आपको ये इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करवाता हूँ। सही, तो बेटा जरा गौर से सवाल को पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। देखो एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने आपको जिस तरीके से अपने लेक्चर्स में सिखाया है, मैंने आपको जिस तरीके से बेटा अपने लेक्चर्स में सिखाया है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपके पास जहन में मौजूद है। ठीक है। सो देखिए, जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स के हवाले से बात करते हो, जब आप लिखते हो बेटा ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, क्या लिखते हो? ऑडिट प्रोसीजर्स। वो याद होगा आपको, कायरो, जैसा मैंने आपको सिखाया था। अब ये क्या है? सी फॉर कॉन्फर्मेशन, ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, I3 इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इंक्वायरी, R2 रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ लिखने का कुछ ना कुछ होता है पर्पस। क्या होता है बेटा? पर्पस। और पर्पस क्या है? रिलेटेड अकाउंटिंग या फिर उसकी असर्शंस को वेरीफाई करना। प्रोसीजर के साथ डेफिनेटली आप लोग बेटा सोर्स भी लिखते हो, जो सोर्स मतलब कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। एनीवेज, पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है वेरीफाई करना। क्या वेरीफाई करते हो आप? बेटा आप वेरीफाई करते हो एक्टिविटी, ट्रिपल ए वेरीफाई करते हो। आप वेरीफाई करते हो क्या बेटा? ट्रिपल ए, एक्टिविटी, अकाउंटिंग और असर्शंस। ठीक है। लेकिन रेलिवेंट प्रोसीजर का रेलिवेंट असर्शन होना चाहिए। एग्जांपल कैसे? नंबर वन, रिकैलकुलेशन इन्वॉल्व्स, रिकैलकुलेट, जैसे 2 2 2, आप ऑडिटर हो, आपने उठा के रिकैलकुलेट किया 2 4 6, तो ये वेरीफाई होती है एक्यूरेसी। क्या वेरीफाई होती है बच्चों? एक्यूरेसी। अब इस सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, recalculation involves auditors independent execution of procedures or controls which were originally performed as part of entities control। नहीं बेटा, रिकैल ये गलत है। जो आपके पास रिकैलकुलेशन है, रिकैलकुलेशन तो बेटा आपके पास मैथमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई करती है। क्या वेरीफाई करती है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी। सो रिकैलकुलेशन क्या वेरीफाई करती है बेटा? एक्यूरेसी। मतलब आई शुड राइट properly like that way, its accuracy of figures, इट्स एक्यूरेसी ऑफ क्या बेटा? आपके पास फिगर्स, एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स को वेरीफाई करती है रिकैलकुलेशन। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नंबर टू, कॉन्फर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, अच्छा यहां पर कन्फर्मेशन का मतलब होता है एक्सटर्नल, ये हो गया ना सी, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन, पहली बात तो सीकिंग इंफॉर्मेशन नहीं, विद इन द कंपनी और आउटसाइड। ये विद इन द कंपनी रॉन्ग है, आउटसाइड द कंपनी करेक्ट है। तो पूरा का पूरा ऑप्शन आपके पास गलत हो जाता है। बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, एक होती है कॉन्फर्मेशन जो आप कहां से करते हो? एक्सटर्नल से। और एक होती है इंक्वायरी, इंक्वायरी आप करते हो इंटरनल, मेरा मतलब है विद इन द कंपनी आप जो है ना वो इंक्वायरी कर रहे होते हो। अच्छा अब जरा सवाल सुनिएगा गौर से। इंक्वायरी और कॉन्फर्मेशन में देयर इज अ डिफरेंस। इंक्वायरी का मतलब होता है बेटा सीकिंग इंफॉर्मेशन। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है आपके पास? सीकिंग इंफॉर्मेशन। मेरा मतलब है किसी से पूछना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने मेरे से पूछा, आई एम द क्लाइंट एंटिटी, आपने मुझसे पूछा हारिस भाई आपके बैंक में पैसे कितने हैं कंपनी अकाउंट पे, तो मैंने आपको आंसर दिया। दिस इज व्हाट इंक्वायरी मीन्स। अब आपने बैंक से जब तस्दीक करनी है ना, तो बैंक से आप इंफॉर्मेशन सीख नहीं कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन कंफर्म कर रहे हो। इंक्वायरी का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन लेते हो। और कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? इस इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी से कंफर्म करना। हाँ? जब आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है तो आप किसी थर्ड पार्टी से उसको क्या करते हो? कंफर्म करते हो। सो बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। सही है बेटा। अब नेक्स्ट, re-performance consists of checking the mathematical accuracy of the document or records। no, wrong। क्यों? री-परफॉर्मेंस, बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो री-परफॉर्मेंस है ना वो पूरा का पूरा प्रोसेस चेक करती है। अच्छा कंफर्मेशन पे एक मैं आपको चीज याद दिला दूं, आपके पास पूरा एक आइजा 505 है,
ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, री परफॉर्मेंस एक्यूरेसी वेरीफाई नहीं करती, री परफॉर्मेंस पूरा प्रोसेस वेरीफाई करती है। जो री परफॉर्मेंस है ना बेटा, ये क्या होता है, होल प्रोसेस, होल प्रोसेस। लास्ट देखो क्या लिखा, ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द प्रोसीजर और प्रोसेस बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। आप तो ऑडिट फर्म हो, जिस कंपनी में आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो वो कंपनी अपनी इन्वेंट्री गिनती कर रही है, काउंटिंग। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आज सही गिनती कर रहा है या नहीं। सो लोगों के प्रोसेस को, कंटिन्यूइंग प्रोसेस को चेक करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। बेटा री परफॉर्मेंस एक्यूरेसी कंफर्म नहीं करती है, री परफॉर्मेंस आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताता है कि जो प्रोसेस था वो हुआ या नहीं। सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी के लिए रिकैलकुलेशन होती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़े बेटा। अब जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2। ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एन ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, एक चीज बेटा मैं आपको बता दूं, ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस ओवरऑल रिव्यू के अंदर ना आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है आपके पास ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आपके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक मैटर भी आ जाता है। अच्छा, स्पेसिफिक मैटर का मतलब क्या होता है, लेट से फॉर एग्जांपल, यार मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आप बच्चे पेपर दे रहे हो, आपने क्वेश्चन नंबर 3 ना, उस पर आपको डाउट है। जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास 15-20 मिनट बच जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपने बोला नहीं यार वो क्वेश्चन नंबर 3 को मुझे जाके ना रिव्यू करना है, तो किसी स्पेसिफिक मैटर को आप रिव्यू कर सकते हो, राइट। अब क्या लिखा है, ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड to undertake an overall review of the financial statement as the final step before they form their opinion। यानी कि सारे एविडेंसेस इकट्ठे हो चुके हैं, सब काम आपने कर लिया है। अब आप फाइनल स्टेप पे एक नज़र चेक कर रहे हो। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, आपने अपना रात को बैग वैग पैक करके रखा, सुबह आपको निकलना है, एक बार ज़रा रीचेक कर लिया आपने, सब कुछ रेडी है, एक बार चेक कर लिया, ताले वाले चेक कर लिए, आपने चेक कर लिया लाइट्स बंद है, गैस बंद है, मतलब एक फाइनल ओवरऑल रिव्यू है, फिर आप दरवाज़ा बंद करके ताला लगा देते हो, ठीक है। तो फाइनल स्टेप है बिफोर द ऑडिट ओपिनियन। एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस दे अंडरटेक अ नंबर ऑफ प्रोसीजर्स। ओवरऑल रिव्यू में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ओवरऑल एफएस को रिव्यू करना, स्पेसिफिक मैटर को रिव्यू करना। देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स वुड एन ऑडिटर नॉट अंडरटेक एज पार्ट ऑफ ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप चेक करो क्या है। नंबर 1, रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एंश्योर दे आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड रिजल्ट्स ऑफ देयर वर्क। यानी कि सारे टीओसी, सब्सटेंटिव, गोइंग कंसर्न वगैरह सब हो गया है। लास्ट में आप ये चेक कर रहे हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंसिस्टेंट है ऑडिटर की नॉलेज, मतलब ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं और जिस पे मैंने एविडेंस लिया है वो सब बिजनेस के लिहाज से है। सो यस, ये हमारे पास होता है। आपसे पूछे क्या नहीं होता। नंबर 2, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फॉर्म एन ओवरऑल कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, होता है। बेटा याद करो, आपको मैंने बताया था एनालिटिकल प्रोसीजर पूरे ऑडिट में 3 दफा इस्तेमाल होता है। एक प्लानिंग फेज में रिस्क निकालने के लिए, एक सब्सटेंटिव फेज में गलती को डिटेक्ट करने के लिए, और एक होता है इस ओवरऑल रिव्यू में एट द एंड आप एक फाइनल रेशियोज निकाल के कंपेयर करते हो। अगर आपके पास फाइनल सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, हाँ, इसको आप लोग क्या कहते हो, इसको आप कहते हो बेटा फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर। फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर, if final figures are, if final figures on the financial statements, if final figures are correct, तो फिर आप क्या कर दोगे बेटा, एक्सप्रेस द ओपिनियन। ठीक है, इफ नॉट तो एक्सटेंड द ऑडिट। तो फिर आप ऑडिट को क्या कर देते हो बेटा, ऑडिट को एक्सटेंड कर देते हो। तो यस, ये आपके पास ओवरऑल रिव्यू का एक हिस्सा है। नंबर 3, अंडरटेकिंग आर रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। बेटा सब्सिक्वेंट इवेंट्स IS 10 और ऑडिट के हिसाब से आइजा 560 टू आइडेंटिफाई वेदर एनी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, यानी कि एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बेटा ये
रिव्यू का हिस्सा नहीं है। ये सारे काम करने के बाद रिव्यू था। मैं आपको याद दिलाऊं, जब आप प्लानिंग, टीओसी, सब्सटेंटिव करके रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन स्टेज पे पहुंचते हो तो आप गोइंग कंसर्न चेक करते हो, आप IS 10 चेक करते हो, आप चेक करते हो सारी मिस स्टेटमेंट ठीक हुई है नहीं। जब सब का रिटर्न रिप्रेजेंट, जब सब काम हो जाता है, एट द एंड वो वाली चीजें आपके पास फाइनल स्टेप कहलाता है। एट द एंड है ना, वो आपके पास बेटा फाइनल स्टेप कहलाता है। तो ये जो फाइनल स्टेप है ना, ये फाइनल स्टेप इन तमाम गोइंग कंसर्न के बाद, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बाद आता है। तो ये आपके पास नहीं होता, ओवरऑल रिव्यू का हिस्सा नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। डी भी पढ़ लो। रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लोकल लेजिस्लेशन। यस, ये आपके पास होता है। तो कौन सा नहीं होता? एंड दैट इज ऑप्शन सी। सही है। ठीक है बेटा। अब देखो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। आपने प्लानिंग, टीओसी, सब्सटेंटिव सब कर लिया, उसके बाद आकर आप अपने सारी चीजों को चेक करो। गोइंग कंसर्न, सब्सीक्वेंट इवेंट्स, करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, एडजस्टिंग नॉन, हर चीज को चेक करने के बाद जो फाइनल स्टेप होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं बेटा क्या? ओवरऑल रिव्यू। तो ओवरऑल रिव्यू में ये चीजें नहीं होती हैं। फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपके पास ओवरऑल रिव्यू में फॉल करते हैं। सही है। सो देखिए एमसीक्यूज के जरिए से कितने कितने कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? सबसे पहले बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपके पास ये लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? बेटा लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन का मतलब होता है कंट्रोल्स फायदेमंद है, लेकिन एक हद तक उसके बाद उसका फायदा खत्म हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लिमिटेशन, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, लिमिटेशन का मतलब, लिमिटेशन डज नॉट मीन ड्रॉबैक। लिमिटेशन का मतलब ड्रॉबैक नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दूं, कैमरा लगाते हैं, कैमरा लगाना फायदेमंद है, लेकिन कैमरे की भी एक लिमिट है। अज्यूम कर रहा हूं कैमरा कैन कैप्चर 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, इससे ज्यादा कैप्चर नहीं कर सकेगा नॉर्मल जो हम लोग सीसीटीवी लगाते हैं। तो बेटा अब आपके पास पॉइंट क्या, उसको बोलेंगे लिमिटेशन। सही, कैमरा की लिमिटेशन है। ड्रॉबैक का मतलब होता है कि जिससे आपको कोई नुकसान हो। अब देखो लास्ट से चेक करो, पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर इन अंडरटेकिंग द टास्क, क्या ये लिमिटेशन है? यस, ये लिमिटेशन है। सॉरी बेटा, ये आपके पास एक लिमिटेशन है। ठीक है, क्या लिमिटेशन है? यस, ये लिमिटेशन है। देखो मैंने इतने अच्छे कंट्रोल्स लगाए, लेकिन इंसान है, गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैमरा लगा हुआ है, तारे वारे जोड़िए, वो रिकॉर्डिंग का बटन प्ले करना, कहीं इसको इंटीग्रेट करना मैं भूल गया, हालांकि मेरी नीयत खराब नहीं थी। तो ये कंट्रोल की एक लिमिटेशन है। नंबर 2, पॉसिबिलिटी दैट इंप्लॉइज मे कॉल्यूड टुगेदर फ्रॉडुलेंटली। यस, ये भी बेटा आपके पास एक लिमिटेशन है। क्यों लिमिटेशन है? मैंने हर स्टाफ को अलग अलग किया, सेग्रीगेशन किया। मुझे मिस्टर ए पर शक था तो मिस्टर बी को सुपरविजन के लिए रखा, मिस्टर बी और सी की ड्यूटीज को सेग्रीगेट किया, प्रॉपर किया। लेकिन एक वक्त आया कि जब लोग सबके शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है तो सबने मिलकर चोरी कर ली, तो कंट्रोल लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। और ऊपर देखो इनसफिशिएंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, नहीं बेटा ये लिमिटेशन नहीं है। ऑप्शन हो गया ए। क्यों? देखो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को डिजाइन करना और बाद में सब इंप्लॉइज का मिलकर चोरी करना लिमिटेशन है, लेकिन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का होना ही नहीं, ये आपके पास लिमिटेशन नहीं है। ये पुअर कंट्रोल सिस्टम है, इससे फ्रॉड होगा। इससे क्या होगा बेटा? ये पुअर कंट्रोल है, पुअर कंट्रोल सिस्टम है। इससे क्या होगा? इससे आपके पास फ्रॉड के चांसेस बढ़ेंगे। किसके चांसेस बढ़ेंगे बेटा? फ्रॉड के चांसेस। बात समझ में आ रही है? तो देखो एक सेकेंड ध्यान से सुनना। दो लोग हैं, मैंने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर दी, लेकिन 1 महीने के बाद दोनों ने मिलकर चोरी कर ली, ये लिमिटेशन है। नंबर नंबर 2 ऑप्शन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है ही नहीं, तो ये लिमिटेशन थोड़ी है, ये तो पुअर कंट्रोल सिस्टम है, इससे फ्रॉड के चांसेस होंगे। तो आपसे क्या बोल रहा है, कौन सा इसमें इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है? तो बच्चों को लिमिटेशन और ड्रॉबैक का सबसे पहले मतलब समझ में आना चाहिए, राइट? चले, गुड टू गो, आगे बढ़े। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू आईएएस इफ एनी आर करेक्ट? इसके बारे में जरा देखिए बेटा, 2 पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए। कौन सी स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इज आर करेक्ट? ठीक है, नंबर 1। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी कि आईजाज, सॉरी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आईजाज,
कौन सी स्टेटमेंट बेटा आपके पास जो है ना वो करेक्ट है? अब इसमें क्या लिखा हुआ है? आइजाज आर इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। सही है, आइजाज। अच्छा, सेकंड क्या लिखा हुआ है? इन द इवेंट दैट आइजाज डिफर फ्रॉम द लोकल लेजिस्लेशन इन द स्पेसिफिक, ऑडिटर मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आइजाज। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप आ जाए पहली, इस पे क्या लिखा है? आइजाज आर इशूड बाय आईएएसबी। रॉन्ग। आईएएसबी तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है बेटा। आईएएसबी क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये तो आपके पास आईएएस और आईएफआरएस बनाता है। आइजाज कहाँ पे बनते हैं? आइजाज बनते हैं IAASB के अंदर। व्हाट इज IAASB? इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। सही है। नंबर टू, in the event of ISAs differ from the local legislation, auditor must comply with the ISAs. No, wrong। बेटा आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, कभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और लोकल स्टैंडर्ड्स में अगर डिफरेंस आता है तो आपको लोकल लॉज को फॉलो करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे पाकिस्तान इंडिया में जब हम कार चलाते हैं तो गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो राइट साइड पे होता है, राइट? ऐसा ही होता है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर, यूएई में चले गए, सऊदीया में चले गए, तो वहां पे जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट साइड पे होता है। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, लेकिन जब मैं वहां जाऊंगा तो आई हैव टू फॉलो दैट कंट्रीज लॉ। तो हमेशा जो लोकल लॉज है, लोकल लॉज आर ऑलवेज सुपीरियर। तो कभी भी आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और लोकल लॉ में डिफरेंस होता है, तो बेटा याद रखिएगा लोकल लॉज आर ऑलवेज सुपीरियर। ठीक है बेटा, लोकल लॉज आर ऑलवेज सुपीरियर। तो आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गई है। गुड, आगे बढ़े। नंबर 5। बेटा नंबर 5 में चेक करो क्या लिखा हुआ है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। नंबर 5 में क्या लिखा है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज आर करेक्ट? कौन सी दो जो है ना वो आपके पास करेक्ट है? देखो बेटा, आपको मैंने क्या बताया कि जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो आपके पास 3 स्टेजेस में इस्तेमाल होती है। पहला इस्तेमाल होता है आपके पास प्लानिंग फेज के अंदर, सेकंड होता है आपके पास सब्सटेंटिव के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने आपको बताया, और तीसरा होता है आपके पास रिव्यू फेज के अंदर। ठीक है, रिव्यू फेज के अंदर इस्तेमाल होता है। तो अब जरा देखो, प्लानिंग फेज में आप एनालिटिक, अच्छा बेसिकली, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या चीज होती है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स का बेसिकली मतलब होता है रेशोज निकालना। नहीं, इसका मतलब होता है कंपैरिजन करना। बच्चे बोलते हैं रेशो निकालना एनालिटिकल है। ओ नहीं भाई, कंपैरिजन करना। अब आप कंपैरिजन रेशोज निकाल के भी कर सकते हो, आप कंपैरिजन पूरी की पूरी फिगर के साथ भी कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है बेसिकली कंपेयर करना, कंपेयर करना, एनालाइज करना और इन्वेस्टिगेट करना सिग्निफिकेंट डिफरेंस को। इन्वेस्टिगेट बेटा किसको करोगे? सिग्निफिकेंट डिफरेंस को। ठीक है। अच्छा, प्लानिंग फेज, सब्सटेंटिव और रिव्यू फेज। ठीक है। अब आप चेक करो बेटा, प्लानिंग फेज पे हमारा क्या पर्पस होता है? प्लानिंग फेज पे दरअसल हमारा पर्पस होता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना और रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना। किसको एनालाइज करना बेटा? रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को। सब्सटेंटिव पे जब आप एक्चुअल में कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो आप मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करते हो। और रिव्यू फेज पे आप क्यों करते हो? कि अगर फाइनल फिगर्स अप्रोप्रिएट है तो ओपिनियन दे के फारिग करें, वरना हम ऑडिट को क्या करें बेटा? एक्सटेंड करें। वरना ऑडिट को बेटा हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। तो अब आप चेक करो बेटा क्या लिखा है नंबर 1।
मैं इसके बारे में थोड़ा लिखता भी हूँ। एनालिटिकल प्रोसीजर यूजफुल व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग। बेटा ओवरऑल कंक्लूजन, तो ये तो आपके पास रिव्यू स्टेज पे हो गया ना, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। रिव्यू स्टेज, ये जो बात लिखी है ना रिव्यू स्टेज की लिखी हुई है, दोबारा से पढ़े। एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर यूजफुल व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन, ये ऊपर वाली एमसीक्यू से भी रिलेटेड है, तो ये तो रिव्यू स्टेज पे हो गया। आपसे किस स्टेज पे पूछा बेटा? प्लानिंग स्टेज पे। ठीक है बेटा, किस स्टेज पे पूछा? प्लानिंग स्टेज पे। तो मैं लिख भी देता हूं, प्लानिंग स्टेज पे आप क्यों करते हो? आप करते हो अंडरस्टैंडिंग एफएस और आरओएमएम। आरओएमएम रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को असेस करना। सब्सटेंटिव में क्यों करते हो? ताकि आप डिटेक्ट कर सको, डिटेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है। और आप रिव्यू स्टेज पे क्यों करते हो? ताकि चेक करें इफ फाइनल फिगर्स आर रीजनेबल तो ओपिनियन दे, अदरवाइज ऑडिट को एक्सटेंड करें। ठीक है। रिव्यू फेज पे क्यों करते हो बेटा? टू इंश्योर if final figures are reasonable, so opinion can be expressed, otherwise extend the audit। तो आपसे ये पूछ रहा है प्लानिंग फेज के बारे में, तो पहला वाला तो रिव्यू फेज के बारे में लिखा है। नंबर 2, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी यूज टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल एविडेंस। बेटा ये कौन सी स्टेज हो गई है? ये तो आपके पास सब्सटेंटिव स्टेज के बारे में बात कर रहा है। ऑब्टेन द एविडेंस सब्सटेंटिव, तो ये भी गलत है, 1 2 गलत है, सो बचे 3 और 4। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर असेस इन आइडेंटिफाइंग द आरओएमएम, ऊपर मैंने आपको लिखा है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। एनालिटिकल प्रोसीजर कैन असेस इन आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। यस, आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। प्लानिंग फेज पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, फ्यूचर में जाके कल जाके आप उसको चेक करोगे, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा ये देखो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, तो बेसिक जो आपने मेरे टॉपिकल लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उस बेसिक टॉपिकल लेक्चर्स में मैंने आपको एक एक चीज जो है ना वो डिटेल में बताई है। तो उस तरीके से आपको अपने जो है ना क्या कहते हैं एमसीक्यूज को आपने असेस एड्रेस करना है। ठीक है। चलो जी, नाउ लेट्स मूव ऑन। ये सारी चीजें बेटा वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स प्रोवाइड द एविडेंस प्रोवाइड द एविडेंस ओवर द कंप्लीटनेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स। बेटा आपने कंप्लीटनेस चेक करनी है, कंप्लीटनेस चेक करनी है, तो कंसर्न क्या होता है? एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये एनसीए रजिस्टर है, ऐसे एज्यूम करो ये एनसीए रजिस्टर है, मुझे देखना है कि सारी एंट्रियां कंप्लीट है या नहीं है। यानी कि मुझे रिस्क क्या है? मुझे रिस्क है ओमिशन का, कि क्लाइंट कंपनी कहीं कोई एंट्री ऐड करना भूल तो नहीं गई है। तो जब आप चेक करते हो तो आपको बेसिकली रिस्क क्या होता है? आपको होता है रिस्क ऑफ ओमिशन। यानी कि अगर कोई चीज ओमिटेड है तो आपको अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है, अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है। ठीक है, अंडर स्टेटमेंट रिस्क है। तब जरा चेक करो इसमें क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट्स इंक्लूडेड इन द एनसीए रजिस्टर। यानी कि मुझे देखना गौर से, मैंने एनसीए रजिस्टर उठाया, खोला, इसमें देखा भाई रूम नंबर 1 में एक एसी लगा हुआ है, और फिर मैं चला गया वहां पे वेरीफाई द क्लाइंट प्रेमिसेस। फिर मैं रूम नंबर 1 में देखा, मैंने हाँ वो एसी लगा हुआ है। तो बेटा ये कंप्लीटनेस नहीं है, तो एग्जिस्टेंस है। ठीक है, एग्जिस्टेंस है। सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है, रिव्यू द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट टू आइडेंटिफाई एनी आइटम ऑफ कैपिटल नेचर। इसको जरा होल्ड पे रखते हैं। नंबर सी, फॉर एसिड्स डिस्पोज्ड ऑफ, जो एसिड्स आपने बेच दिए, एग्री द सेल प्रोसीड टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड कैश बुक। बेटा ये देखो जरा गौर से, जो एसिड्स बेच दिए हैं,
आप उसकी सेल को एग्री कर रहे हो, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक कोई इनवॉइस होगी और कैश बुक में कि भाई कैश की एंट्री आ गई या नहीं, तो वो एसेट तो वैसे ही हमारे पास से निकल चुका है ना। सेल्स और कैश बुक में ये देख रहे हैं कि अमाउंट रिसीव्ड हुई है या नहीं, नॉन करंट एसेट की कंप्लीटनेस नहीं है, तो वो है आपके पास बी। कैसे? रिव्यू द रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट टू आइडेंटिफाई एनी कैपिटल आइटम, एनी आइटम ऑफ कैपिटल नेचर। आपने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट देख लिया कि भाई कोई इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स तो नहीं है, मतलब है ना सारे, मतलब इसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, रिपेयर और मेंटेनेंस अकाउंट चेक कर और देख यार कोई कैपिटल आइटम है। हाँ है सर, है, सारी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटनेस हो गई है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपके पास बेटा क्या चेक कर रहा है? कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंट्स, कंप्लीटनेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। देखिए, जो भी आप लोग अपने लेक्चर्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स आप जो पढ़ते हैं या वॉट एवर जो भी है, उसमें मोस्टली जो है ना वो सब यूके बेस्ड है। तो आपसे बोल रहे हैं कौन सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड में नहीं है। नंबर 1, देयर शुड बी रिगोरस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा क्या ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड में है? द आंसर इज यस, ये तो है। नंबर 2, द बोर्ड शुड यूज द एजीएम टू कम्युनिकेट विद इन्वेस्टर्स। यस, ये भी है। बेटा रिगोरस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए ना कि किस तरीके से आपने नए डायरेक्टर्स भर्ती किए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस टू रन द कंपनी बाय द सीनियर ऑफिशियल्स। नंबर 3, द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन शुड डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। ठीक है, द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नो बेटा आपको ये चीज नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं, एक रेम्यूनरेशन कमेटी अलग से बनती है। मैं बताता हूं कैसे, हमारा करेक्ट ऑप्शन तो सी हो गया, बताता हूं समझ। ऑल डायरेक्टर्स शुड रिसीव इंडक्शन ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग द बोर्ड। यस एग्जैक्टली, जब आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्वाइन करते हैं तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग देनी चाहिए। इंडक्शन ट्रेनिंग का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप उसको कोई टेक्निकल काम सिखा रहे हो। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है आप उसको कंपनी के रस्म और रिवाज से जो है ना वो आप क्या कर रहे हो, उसको आप वाकिफ कर रहे हो कि यार ये हमारे पास हमारी कंपनी में ये पैटर्न चल रहा होता है। ठीक है, सो अब जो है ना बेटा ये आपके पास, अगर मैं सी के हवाले से बात करूं तो बेटा आपके पास एक होती है रेम्यूनरेशन कमेटी, उसमें आपके पास होते हैं 100% एनईडीज। कौन होते हैं बेटा? 100% एनईडीज, एक्सक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है, सो ये कमेटी जो है ना ये डिसाइड करती है, डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। चेयरमैन डिसाइड नहीं करता बेटा, रेम्यूनरेशन कमेटी होती है वो डिसाइड करती है। तो बेटा ये रेम्यूनरेशन कमेटी जो है ना इसको डिसाइड करना चाहिए रेम्यूनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, तो देखो एमसीक्यूज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है? नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर वेजेस एंड सैलरीज। बेटा एक चीज आप याद करो, मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज पढ़ाई है कि जब आप प्रोसीजर्स लगाते हो, क्या लगाते हो बेटा? प्रोसीजर्स, जिसको मैंने आपको कायरो में अभी इसी वाले लेक्चर में सबसे पहले आपको बताया भी था। कॉन्फर्मेशन, एक्सटर्नल एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन। अगर ये प्रोसीजर आप अप्लाई करते हो ऑन कंट्रोल्स, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और अगर ये प्रोसीजर आप अप्लाई करते हो सब्सटेंटिव के ऊपर, सॉरी, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस पे अप्लाई करोगे बेटा? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? ये आपके पास बन जाएगा सब्सटेंटिव। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? सब्सटेंटिव। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंस्पेक्ट अ सैंपल ऑफ क्लॉक कार्ड्स फॉर एविडेंस ऑफ ऑथोराइजेशन बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। ऑथोराइजेशन ये आपसे पूछ रहा है सब्सटेंटिव, तो बेटा ये तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल।
ये ऑडिट प्रोसीजर्स है ऑन कंट्रोल्स, यानी कि इट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इट इज नॉट द सब्सटेंटिव। नंबर 2, रिकैलकुलेट, बेटा आप क्या कर रहे हो, रिकैलकुलेट द सैंपल ऑफ पेरोल डिडक्शन एज एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस टू कंफर्म द एक्यूरेसी। हाँ, ये आपके पास बेटा हो सकता है। क्यों हो सकता है, जरा चेक कीजिएगा। क्योंकि आप जब एक काम कर रहे हो रिकैलकुलेशन, तो रिकैलकुलेशन ऑफ द पेरोल डिडक्शन टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हो। तो यस बेटा, ये आपके पास सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है। और फिर क्या लिखा है, अटेम्प्ट टू एक्सेस एंड मेक चेंजेस टू द पेरोल मास्टर फाइल यूजिंग अ लॉग ऑन फॉर अ जूनियर क्लर्क। वो नहीं आता पेरोल मास्टर फाइल, लाइक आप यूज करते हो कैट्स, आप डमी एंट्री डाल के चेक कर सकते हो टू एंश्योर द सिस्टम इज रिजेक्टिंग। तो ये आपके पास क्या है बेटा, टीओसी है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सब्सटेंटिव। ठीक है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स पूछ रहा है। चलो जी, लेट्स प्रोसीड अहेड, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स। बेटा याद करो, एक होता है आपके पास IS 10 और ऑडिटर के लिए क्या होता है, आइजा 560। इफ एनी आर करेक्ट। नंबर 1, आप याद करो, आपके पास ना तीन मैंने ड्यूटीज बताई थी, एक्टिव ड्यूटी, पैसिव ड्यूटी नंबर 1 और पैसिव ड्यूटी नंबर 2। पहला क्या लिखा हुआ है, बच्चों सबसे पहला पॉइंट, इसमें हम जरा चेक करते हैं क्या लिखा है। ऑडिटर्स डू नॉट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। द आंसर इज यस, करेक्ट। बेटा इफ यू पीपल रिमेंबर, आइजा 560 के अंदर, आइजा 560 के अंदर मैंने आपको ना कुछ डेट्स बताई थी। जैसे एग्जांपल, ये है मेरे पास ईयर एंड डेट, यहां से लेकर यहां तक ऑडिट रिपोर्ट की डेट है। ठीक है, मान लो ये आपके पास 31 दिसंबर 2005 है, ऐसे ही मान लो। ये ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट कब है, अज्यूम कर लेते हैं ये जनवरी फरवरी मार्च, ये 30 मार्च को 2026 या 16 लगा लो, आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई है। तो इस ड्यूरेशन में आपके पास IS 10 का स्कोप रहता है और ऑडिटर की एक्टिव ड्यूटी होती है। ऑडिटर की कौन सी ड्यूटी होती है बेटा, एक्टिव ड्यूटी। यानी कि इस टाइम पीरियड में आप आइडेंटिफाई करते हो सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये IS 10 को चेक करना होता है। ठीक है, इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। आगे क्या होता है, आगे बेटा आपके पास होता ही है कि इसके बाद ना एक डेट आती है जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो इशू हो जाती है। क्या हो जाती है, इशू, यानी कि मार्केट में छप जाती है। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑडिटर है, ऑडिटर की पैसिव ड्यूटी होती है, पैसिव ड्यूटी नंबर 1। यानी कि देखो, ऑडिट रिपोर्ट जब आपने साइन कर ली, अच्छा मार्च के बाद अब आप समझ ले कि एक डेढ़ महीना हमने और लगा लिया ऑडिट रिपोर्ट को इशू करते हुए। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट को इशू करते हुए आप ये अज्यूम कर लो, ये जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, और ये आप सपोज कर लें 30 अप्रैल को आपने इशू कर दिया। और फिर उसके बाद एक और डेट आती है जहां पर FS आपके पास अप्रूव्ड हो जाती है बाय मेंबर्स, अप्रूव्ड हो जाती है बाय मेंबर्स, यानी कि ये आपके पास AGM है। और ये अप्रैल मई जून जुलाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा 31 जुलाई 2016 आपकी AGM की डेट है। और ये आपके पास ऑडिटर की क्या होती है बेटा, ऑडिटर्स पैसिव ड्यूटी नंबर 2। ठीक है, अब आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद इस फेज में ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है IS 10 को स्कोप को आइडेंटिफाई करना। वो आप याद करो, अगर तो उसकी नॉलेज में आ जाता है कि यार अगर ये बहुत मटीरियल इवेंट है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करता, ये तो वो एक अलग स्टोरी है। यहाँ पर आपकी एक्टिव ड्यूटी नहीं है IS 10 को आइडेंटिफाई करना, नहीं है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। इन डेट्स को ना जरा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ईयर एंड डेट है, ऑडिट रिपोर्ट डेट है, FS इशू की डेट है, और FS अप्रूव बाय मेंबर्स की डेट है।
ठीक है, तो पहला तो आपके पास एब्सोल्युटली राइट, ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऑडिटर की एक्टिव ड्यूटी इधर ही है, IAS 10 के इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना। नंबर 2, वेयर आ मटीरियल एडजस्टिंग सब्सिक्वेंट इवेंट इज आइडेंटिफाइड आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। इस फेज में आ जाओ, ये अब इस फेज के बारे में आपसे बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुन लो। बट प्रायर टू द अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर, देखो एफएस इशू हो गई है, एफएस इशू हो गई है, उसके बाद ऑडिटर को पता चल रहा है। याद करो, आपको बताया था ये आइजा 560 के अंदर एफएस इशू हो गई है, उसके बाद ऑडिटर को पता चल रहा है कि यहां पर कोई मटेरियल मिस एडजस्टमेंट्स करनी थी जो कि मिस हो गई है। अब तो तीर कमान से निकल चुका है ना, तो अब क्या लिखा हुआ है, बट प्रायर टू द अप्रूवल द ऑडिटर शुड इंक्लूड अ क्वालिफाइड ओपिनियन। बेटा कैसे इंक्लूड करेगा, नहीं कर सकता। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, याद करो लास्ट क्या था, एफएस इशू हो गई है। अब आपको पता चल रहा है यार एक मटेरियल इवेंट था जो एडजस्ट नहीं हुआ, शेयर होल्डर को गलत खबर पहुंच जाएगी। अबे अब तो तुमने ऑडिट रिपोर्ट भी दे दी है, अब यहां पर वो होगा टेक एक्शंस टू प्रिवेंट द रिलायंस, क्वालिफाइड ओपिनियन वाला एक्शन नहीं होगा। यानी कि आप स्टॉक मार्केट में सर्कुलर अपनी वेबसाइट में, अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज, लिंक्डइन पे लगा सकते हो कि यार मेरे पास से ये जो ओपिनियन गया ये गलत चला गया, इसके ऊपर आप लोग रिलाय नहीं करेंगे। पहले तो आप मैनेजमेंट को ये बोलोगे कि भाईजान एफएस को रीस्टेट करो। रीस्टेट का मतलब पता है कि आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि भाईजान आप शेयर होल्डर्स को बोले कि गलत खबर पहुंच गई, हम नई एफएस भेज रहे हैं। तो अगर वो नहीं माने तो आप क्या काम करोगे, इशू अ क्वालिफाइड ओपिनियन तो दे ही नहीं सकते, बिकॉज द ओपिनियन इज ऑलरेडी इशूड, बिकॉज द ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड एंड एफएस आर इशूड। लेकिन फिर भी अगर ये सिनेरियो आते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा करना पड़ेगा टेक एक्शंस टू प्रिवेंट रिलायंस, टेक रीजनेबल एक्शंस टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन पहले आप क्या बोलोगे, पहले आपको मैनेजमेंट को ठीक करवाने के लिए एफएस को रीस्टेट करवाना पड़ेगा, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास गलत हो गया भाई। गुड टू गो, आगे बढ़े। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 10, नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है बेटा, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, significant change in the ownership of an existing client is a factor which make it appropriate for the auditor to review the terms of the engagement। मेरा मतलब है ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। बेटा याद करो, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर रिवाइज होता है, यस यू कैन यूज ऑडिट इंगेजमेंट लेटर जिसमें आइजा 210 होता है। और इस ये बात बिल्कुल ट्रू है, एब्सोल्युटली राइट है। व्हाई, बिकॉज फर्म जो होती है ना आपके पास, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट फर्म, आप लोग पुराना एईएल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो फिर आपको एईएल को रिवाइज करना है अकॉर्डिंगली। द फर्म कैन यूज प्रीवियस एईएल बट should consider to revise if there are significant changes। इफ देयर आर व्हाट बेटा, सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो ये आपके पास क्या है, चेंज ऑफ ओनरशिप इन एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, वो भी सिग्निफिकेंटली। यस, ये बिल्कुल आपके पास एक फैक्टर है कि आपने अपने एईएल को रिवाइज करना है। देखो बेसिक नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स इज करेक्ट। इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है ना बेटा वो आपके पास करेक्ट है। सो इसको बेटा जरा सबसे पहले रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनल ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी लाइक ACCA, लाइक ICAEW, लाइक आपके पास पाकिस्तान का आई कैप। सो बेटा आपके पास इन बॉडीज का मेंबर होना इंटरनल ऑडिटर के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक इंटरनल ऑडिटर कैन बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, कैन नॉट बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए जिसको अपना ओपिनियन देना, उसके लिए मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क
इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क शुड बी डिटरमिन्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। आसान लैंग्वेज में बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जिसका पूरी गवर्नेंस, कंपनी की गवर्नेंस के ऊपर जो है ना वो चार्ज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हुकूमत, कंपनी की हुकूमत। सो यस बेटा, इंटरनल ऑडिटर का स्कोप वही डिसाइड करते हैं। नंबर सी, एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ओ नहीं भाई, एक्सटर्नल ऑडिटर तो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स तो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं। नंबर डी, इंटरनल ऑडिटर्स कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी। गलत, दे कैन बी इंडिपेंडेंट यार, दे कैन बी इंडिपेंडेंट और दे शुड बी इंडिपेंडेंट, दे कैन, दे शुड बी इंडिपेंडेंट। मतलब उनको किसी डिपार्टमेंटल मैनेजर या डिपार्टमेंटल डायरेक्टर के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। दैट इज, दे शुड नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। तो सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, गुड टू गो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। Which two of the following controls of sales system ensure all goods dispatch are completely and accurately invoiced? बेटा ये आपके पास कंट्रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से सुनना, सेल सिस्टम और कंट्रोल का पर्पस क्या है बच्चे, हमारे यहाँ पे कंट्रोल का पर्पस क्या है, देखो जरा गौर से सुनना। जो आपके पास पर्पस क्या है, आप कंट्रोल्स लगा रहे हो, कंट्रोल कौन लगा रहा है बेटा, बाय मैनेजमेंट, कंट्रोल बाय मैनेजमेंट। और कंट्रोल का पर्पस क्या है बेटा, कंट्रोल का पर्पस ये है कि जितने भी जीडीएन्स हैं, यानी कि जितने लोगों को मैंने सामान डिलीवर किया है उन सबको बिल भेज दिया या नहीं। गुड्स डिस्पैच आर कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली इनवॉइस्ड, कि जिन लोगों को जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे कौन है बेटा, कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन लोगों को आपने इनवॉइसेस भेज दिए कंप्लीट, मेरा मतलब है ऑल कस्टमर्स, और एक्यूरेट यानी कि करेक्ट फिगर। ठीक है, क्या कंप्लीट और एक्यूरेट इनवॉइसेस आपने उनको भेज दिए, सेंट, भेज दिए या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी को कंट्रोल लगाना है बेटा, कंपनी को क्या करना है बेटा, कंपनी को कंट्रोल लगाना है और आपको चेक करना है कि कंप्लीट और एक्यूरेट इनवॉइसेस भेज दिए या नहीं भेज दिए। नंबर 1, गुड्स डिस्पैच नोट्स आर मैच टू द सेल इनवॉइस। यस, जो गुड्स डिस्पैच है ना उसको सेल इनवॉइस के साथ कंपेयर करोगे तो अमाउंट वेरीफाई होगी। क्या वेरीफाई होगी बेटा, आपके पास अमाउंट, और अमाउंट का मतलब होता है एक्यूरेसी। अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटा आपके पास, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ये तो होगा। तो जहां जहां पर 1 नहीं है वो ऑप्शन तो पहले ही कट गया। नंबर 2, सेल इनवॉइसेस आर सीक्वेंशियली नंबर्ड। नो बेटा, सेल इनवॉइसेस, आपको पर्पस क्या है कि इनवॉइसेस भेज दिए या नहीं, पर्पस क्या है कि इनवॉइसेस भेजिए या नहीं, और भेजने के बाद सीक्वेंशियली नंबर रिकॉर्ड होता है ना। तो ये तो आपसे इस वक्त कंट्रोल का पर्पस क्या है कि इनवॉइस भेजिए या नहीं भेजिए, ये बताओ। इनवॉइस भेज दी, उसके बाद आप देख रहे हो तो ये तो बाद का मसला है यार, ये तो आफ्टर द इनवॉइस सेंट है, ये तो आफ्टर द इनवॉइस सेंट है। और ये कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स को शो करता है। जो नंबर 2 है ना, ये क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स। मुझे ये चेक करना है कि कंप्लीट लोगों को इनवॉइस भेजी है या नहीं भेजी है। तो ये क्या है बेटा, कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स। कंप्लीटनेस ऑफ क्या बेटा, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स की कंप्लीटनेस है या नहीं है। यहां पर पर्पस रिकॉर्ड्स की कंप्लीटनेस नहीं है, यहां पर पर्पस है कि लोगों को इनवॉइस भेज, या 10 कस्टमर्स हैं, ए बी सी डी, हाँ भाई सलमान भाई जो कस्टमर है उसको बिल भेज दिया, ओके।
कामरान भाई को आपने बिल भेज दिया है? हाँ जी ओके। हाँ भाई हारिस भाई को बिल भेज दिया है? हाँ जी ओके। इस तरह आपने चेक करनी है। सो टू नहीं होगा, तो जहां जहां पर टू है वो कट हो गया। नंबर थ्री, सेल इनवॉइसेज आर मैच टू द कस्टमर ऑर्डर्स। अरे भाई कस्टमर ऑर्डर से इनवॉइस थोड़ी, वो तो आपके पास ये क्या चीज है, ध्यान से सुनना। कस्टमर का ऑर्डर आया और उसको इनवॉइसेस के साथ मैच किया, उसको इनवॉइसेस के साथ क्या किया आपने, मैच। अब पॉइंट यहां पर पता है क्या है, सेल इनवॉइसेस को आपने मैच किया कस्टमर ऑर्डर्स के साथ, भेजा या नहीं भेजा, आर करेक्टली इनवॉइस्ड, इसका इससे ताल्लुक नहीं है। फोर चेक करो, रेगुलर रिव्यू ऑफ अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स। बेटा ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, रेगुलर रिव्यू ऑफ अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स। यार जो ऑर्डर्स देखो अगेन, पर्पस क्या है, सेल इनवॉइस आर मैच टू कस्टमर ऑर्डर्स। अरे पर्पस ये कि जीडीएन के साथ आपने चेक करना है। जीडीएन, पहले जीडीएन उठाना है और फिर देखना आपने सबको इनवॉइस भेजी है या नहीं। तो ऑर्डर्स को तो पहले जीडीएन के साथ देखना चाहिए, बाद में इनवॉइसेस के साथ। तो इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, ये तो अमाउंट्स है। रेगुलर रिव्यू ऑफ अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स का मतलब ये, जरा चेक कर लो जितने ऑर्डर्स आए थे सबका जीडीएन भेज दिया, सबको सामान भेज दिया, तो ये आपके पास है। फोर इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि वन एंड फोर, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा। तो चलो देखें, आपके पास आपने सारे कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए और हाउ टू टैकल द के एमसीक्यूज ये भी आपने देख लिया। ठीक है, रिवाइज करना आपका काम है। चले अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय टाटा, अल्लाह हाफिज।